नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको पर्सनल इंजरी या व्यक्तिगत चोट के कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। अक्सर हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और यह हादसा शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या फिर आर्थिक भी हो सकता है। यानी कि सड़क दुर्घटना हो सकती है या कर्ज का पैसा ना मिलना, मानसिक पीड़ा का शिकार होना जैसी घटनाओं के कानूनी उपचार क्या हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। व्यक्तिगत चोट क्षति के लिए मुआवजे के हकदार भी आप हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर बीमा कंपनी उचित निपटान करने से इनकार करती है तो क्या करें, इस पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। पर्सनल इंजरी या व्यक्तिगत चोट से जुड़ी तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समेयार जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन करके राय ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। व्यक्तिगत चोट से जुड़ी कानूनी जानकारी से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है या आप कोई भी कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, राय मशवरा करना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से राय मशवरा कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 01206127 और 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपने सवालों को हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर पूछें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और राजीव जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि पर्सनल इंजरी या फिर व्यक्तिगत चोट का कानूनी मतलब क्या होता है। पर्सनल इंजरी जिसको कि व्यक्तिगत चोट ये व्यक्तिगत चोट जो है ये फिजिकल हार्म के तौर पर, फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, इकोनॉमिक हार्म, इस कंसर्न में इसकी चीज देखी जाती है। बट पर्सनल इंजरी जो है ना, लॉ के सेंस में अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जी लॉ ऑफ टॉर्ट ये है कि सिविल निग्लिजेंस, अगर किसी सिविल निग्लिजेंस से किसी को फिजिकल इंजरी होती है, मेंटल इंजरी होती है, इमोशनल इंजरी होती है, इकोनॉमिकल इंजरी होती है, वो सारे चीज इसमें आते हैं, टॉर्ट्स में आते हैं और उसको कंपनसेट किया जा सकता है इन टर्म ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ में भी होती है, सेटलमेंट से भी होती है, सारा चीज होती है। बट ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स जिसके अंदर ये फिजिकल इंजरी, पर्सनल इंजरी आती है जी, इसका दो बेसिक पिलर, वो दो बेसिक पिलर है। एक तो है कि ये फिजिकल इंजरी जो है, पर्सनल इंजरी जो है, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज और विक्टियस लायबिलिटीज, दो तरह की लायबिलिटीज जो है उसमें अरेंज होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज वो रहती है कि अगर किसी के चलते किसी को हार्म हो जाता है तो वही पर्सन लायबल हो जाता है ना। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज स्ट्रिक्ट टू द पर्सन होती है, उसी पर्सन की जवाबदेही है कि जिसके कारण कोई चीज कोई लॉस हुआ है। जैसे कि आपके एक सिविल निग्लिजेंस में होती है कि मान लिया घर में ही है आप और घर के छत से अगर कोई चीज पत्थर गिर गया, आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, उसको चोट लग है ना, तो चोट लग गई, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस, सडन कुछ हुई तो, लेकिन वो लॉस हुई, उसको फिजिकल इंजरी हुई। अब वो फिजिकल इंजरीज को कौन करेगा कंपनसेट? द पर्सन जिसके घर में आप हैं वो उसका जो है उसको इंजरी को कंपनसेट करेगा जी। तो ये सारा चीज इसमें फिजिकल इंजरी अब हो जाती है कि एक विकेरियस लायबिलिटीज है। विकेरियस लायबिलिटीज को क्या होता है कि अगर कोई एजेंट कोई काम कर रहा है और उस एजेंट कोई काम करता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई एजेंट अगर काम कर रहा है तो अगर उस एजेंट के वर्क से इसी तरह की कोई जो है तो किसी को कोई हार्म हो गई है ना, तो वो हार्म जो है वो विकेरियस लायबिलिटीज में आती है। विकेरियस लायबिलिटी मतलब मास्टर टू बी लायबल, वो मास्टर जो होगा दैट पर्सन टू बी लायबल फॉर द कंपनसेट द पर्सन। किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ये कहती है कि भाई ये काम करो, उस कंपनी के किसी काम से किसी को अनइंटेंशनली किसी को हार्म हो गई जी,
तो उस एम्प्लॉय को आप जो है कंपनसेट नहीं करेगा, उसके कंपनी के मालिक जो होंगे वो करेंगे। ये एक तरह से डिटरेंट है ना। जो आप पर्सनल इंजरी है, ये एक लॉ है, ये सिविल नेग्लिजेंस इसको इसीलिए कहते हैं या कि कोर्ट में ये एक डिटरेंट लॉ। समटाइम आप देखेंगे सरकार ने भी क्या करती है कि इस डिटरेंट को बड़ा पब्लिसिटी करते, जैसे आप मोड़ पे घूम रहे हैं, सड़क के मोड़, वहाँ पर लिखा रहता है कि स्पीड को ध्यान से चलाएं, यहाँ मोड़ है, यहाँ पर हन है, जो है गाड़ी स्पीड ना चलाएं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल। तो ये पर्सनल इंजरी को रोकने का तरीका है। जी बिल्कुल। आप पर्सनल इंजरी के हॉस्पिटल के पास से आप गुजर रहे हैं, वहाँ लिखा रहता है कृपया यहाँ हॉर्न तेज ना बजाएं, है ना। तो ये इसीलिए डिटरेंट टू सेव द पर्सनल इंजरी, है ना। तो ये सारे चीज जो है पर्सनल, कहीं आपके ब्रेकर होती है, वहाँ पे लिखा रहता है कि यहाँ पर ब्रेकर आए हैं, आराम से चले। तो दिस इज द डिटरेंट। वो जो सरकार भी ऑप्ट करती है कि डिटरेंट, जिससे कि पर्सनल इंजरीज को मिनिमाइज किया जाए। बिल्कुल। राजीव जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी तौर पर 3 तरह की पर्सनल इंजरीज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, पर्सनल इंजरी जो है 3 तरह की जो कानूनी चीज से होती है। एक सडन होती है जिसको एक्यूट कहते हैं, एक्यूट इंजरी। एक जो है ओवर यूज इंजरी होती है, एक क्रॉनिक इंजरी होती है। अब ये एक्यूट इंजरी जो होती है वो सडन इंजरी है। सडन इंजरी जैसे कि अगर गाड़ी आप चला रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी नॉर्मल मॉडरेट स्पीड से चला रहे हैं, बट किसी सडनली से वो गाड़ी से किसी को चोट लगे, ये सडन, तो सडन इंजरी हो गई, ये सडन इंजरी होती है। अब ओवर यूज इंजरी क्या है कि आप किस चीज को, हर एक चीज का एक क्या होता है, यूजिंग चीज होता है कि आप उसको इतना यूज कर सकते हैं। आप किसी चीज को ओवर यूज कर ली, ओवर यूज करने कभी गर्म हो गई, कोई भी मशीन ओवर यूज हो गई, ब्लास्ट कर गई, इंजरी हो गई, है ना। इस इंजरी से ओवर यूज इंजरी हो गई। एक क्रॉनिक इंजरी है। क्रॉनिक इंजरी जो है कि आप ऐसे माहौल में समटाइम आप देखते हैं कि बस के कंडक्टर और बस के ड्राइवर को कि क्रॉनिक इंजरी हो जाती है। क्रॉनिक इंजरी क्या है कि वो बस को ड्राइव करते रहता है, इनहेल करता है, सारा पेट्रोलियम इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, तो उसको अस्थमा की हो जाती है बीमारी, कभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्रॉनिक इंजरी है। ये इंजरी कोई ऐसा नहीं है कि somebody has done, लेकिन क्या है कि ये क्रॉनिक इंजरी है कि आप उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं, क्रॉनिक इंजरी है। तो ये सारी चीजें, तो इंजरी बेसिकली एक्यूट, है ना, ओवर यूज और क्रॉनिक, इसको एक बाइफरकेट करके रखा है कि इसी ढंग से इसको ये इंजरी हो सकती है। जी बिल्कुल। राजीव जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पर्सनल इंजरी पर केस कब किया जा सकता है, किन हालातों में जरूरत पड़ती है केस करने की? देखिए, पर्सनल इंजरी किसी भी इंजरी की किसी भी चीज है, इंजरी पे अगर कोई सस्टेन हार्म हुई, है ना, तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है। कंपनसेट कैसे करेंगे? तो एक कोर्ट ऑफ लॉ है, जिस कोर्ट ऑफ लॉ को हम अप्रोच करते हैं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ जो है उस मैग्नीट्यूड को देखती है कि इसका कंपनसेटरी क्या हो सकती है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो हम जाते हैं, तो बीइंग ए लॉयर आपको जो उसको बताता है कि आपको क्या वहाँ पर आपकी सस्टेनेबल एविडेंस क्या है। जैसे कि मान लिया आप जैसे कि हम तो रोजमर्रा की बात है कि हम चलते हैं, मान लिया हम तो कार से एक्सीडेंट हो गई, तो आप कार की एक्सीडेंट हो गई, तो हम अगर आपस में बैठ के सेटल कर लिए तो दैट इज सेटलमेंट की, यार 200 रुपए की इसमें जो है तो क्षति हुई है, 200 रुपए आप दे देंगे तो काम खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए सेटलमेंट हो गई। दूसरी सेटलमेंट क्या है कि इमीडिएटली हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, चाहे पुलिस को कॉल करते हैं, है ना। पुलिस आती है, पुलिस उसको जो है तो देखती है, सर्वे करती है, यस उसके नोट करती है, रिपोर्ट FIR नोट करती है, यस करती है, एक एविडेंस क्रिएट होती है। मान लिया कहीं आग लग गई किसी बैंक से, तो आप क्या करते हैं कि इमरजेंसी कॉल करते हैं, अगली शाम को आती है, उसको देखती है, उसको मानती है कि आपका क्षति इतना हो गया, है ना, तो उसको मैग्नीट्यूड करते हो। तो ये सारे चीज को
हम प्लेस करते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ बीइंग एज एन एविडेंस, और उससे उस चीज को हम स्क्रूटनाइज करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर क्षति हुई है, पर्सनल क्षति हुई है, तो कितनी क्षति हुई है, क्या क्षति हुई है, किस तरह की क्षति हुई है, वो सारा चीज है। बिल्कुल राजीव जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो पर्सनल इंजरी है उसको कोर्ट में कैसे साबित किया जा सकता है? पर्सनल इंजरी को साबित करने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आजकल तो बहुत सारी पर्सनल इंजरी, आप डिफेमेशन का केस ले लीजिए, वहाँ भी इंजरी होती है, रिपुटेशन इंजरी होती है, तो आप पब्लिकेशन को इस तरह की कंटेंट पब्लिक हो जाती है जिस पब्लिक से व्यक्ति आहत हो जाता है, उसको लगता है कि ये आहत हो गई है तो हम तो वो एक तो स्टांस होती है। कोर्ट में जब हम फाइल करते हैं किसी भी कंपनसेशन का दावा डलता है। बेसिकली ये कंपनसेशन का दावा जब डालते हैं हम कोर्ट में, तो हमको प्लेस करना पड़ता है बीइंग ए पर्सन कि हम इस कंपनसेशन के लिए इंटाइटलमेंट है। अब जैसे मान लिया कि अगर किसी रोड एक्सीडेंट में बात कर रहा था, किसी को चोट 10 दिन की मेडिकल उसको बेड रेस्ट कर लिया, तो 10 दिन तक मेडिकल बेड रेस्ट हो गई, तो 10 दिन तक वो काम नहीं किया, तो उसके वेजेस जो होते हैं वो 10 दिन के वो कोर्ट देखेगी कि 10 दिन के इसके वेजेस क्या हुए, उसके मेडिकल असिस्टेंस में जो खर्चे हुए कोर्ट उसको भी देखेगी, और उसके सराउंडिंग जो खर्चे हुए कोर्ट उसको भी असिस्ट करती है। तो बीइंग ए पर्सन जो हम फाइल करते हैं कोई दावा, तो हम सारी चीज को उसके सामने प्लेस करते हैं और वो उसी को एडजुडिकेट करके उस कंपनसेशन के अमाउंट पे रीच करती है और कंपनसेशन व्यक्ति को मिलती है। राजीव जी, पर्सनल इंजरी के केस में अदालत में कब तक जाया जा सकता है, यानी कि जो केस फाइल करना होता है वो कब तक किया जा सकता है? इसके लिए जो एक लिमिटेशन पीरियड है वो कितना रहता है सर? पर्सनल इंजरी का कोई भी केस होता है उसके लिए जनरली लॉ ऑफ लिमिटेशन में 3 साल की जो है ना लिमिटेशन पीरियड है। ये 3 साल की लिमिटेशन पीरियड आप कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बात ये सारी, तो एज ऑन डेट की जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन आपको चोट लगी, जिस दिन आप इंजरी महसूस किए, उस इंजरी से आप विद इन 3 ईयर्स आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ये एक तो जनरल चीज है कि इसमें 3 साल के लिमिटेशन यहाँ पे, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि मान लिया आपकी इंजरी हो गई है ना, और ये इंजरी का इफेक्ट जो आपको काफी दिनों के बाद मिला है ना, जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको चोट लगी थी, हाँ जी मुझे चोट लगी थी जी, तो चोट का आज से 2 साल पहले लगी थी, हाँ जी चोट लगी थी। आपको 2 साल 4 साल के बाद आपको पता चला कि ये जो चोट हमको उस इंजरी के कारण हमको हार्म हुई है ना, तो फिर हम मेरे लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर जाएंगे, और लिमिटेशन पीरियड द डेट व्हेन आई केम टू नो कि हमको इंजरी इस इंजरी के कारण ये हार्म हुई है, तो वहां से फिर फोन। जी बिल्कुल राजीव जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो पर्सनल इंजरी मामलों में लिमिटेशन पीरियड है, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर केस दाखिल किया जा सकता है क्या? ये लिमिटेशन के लॉ ऑफ लिमिटेशन बड़े स्ट्रिक्ट लॉ है। लॉ ऑफ लिमिटेशन को इसीलिए कोई भी कानून में लिमिटेशन है कि आप कभी भी उठ के कहीं भी कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। हर एक चीज का एक सर्टेन पीरियड है, सर्टेन पीरियड किसी को भी केस फाइल करने का एक सर्टेन पीरियड उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सर्टेन पीरियड एक्सपायर कर गया और वो उसके बाद उसको केस फाइल करना, तो वो कॉज इफेक्शन तभी एरोज होगी तो उसको लगेगा कि ये सर्टेन पीरियड में इसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये फिजिकल हार्म हुई, तभी एक्सटेंड होगी। तो ये सारी चीज जो है, जब तक कोर्ट को आप ये कन्विंस नहीं करेंगे कि लिमिटेशन पीरियड आपका एक्सटेंड तभी होगा जब कोर्ट को आप ये कन्विंस कर पाएंगे कि हमें तो पता ही चला कि हमें ये जो चोट लगी है ये इस कारण से लगी है और ये अब पता चला, तो इसलिए हमने अभी कंपनसेशन डाला। बिल्कुल राजीव जी, पर्सनल इंजरी मामलों के लिए नियोक्ता या एम्प्लॉयर का क्या दायित्व होता है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए सर। ये जो एम्प्लॉयर की दायित्व जो है ना, ये विकेरियस लायबिलिटी के अंदर आती है।
विकेरियस लायबिलिटी क्या है कि कोई मास्टर अगर कोई काम करता है जी। और उसके बिहाफ पे उसका एजेंट, उसकी एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है ना, तो मास्टर तो हर एक काम को परफॉर्म करेगा नहीं जी। तो उसके एम्प्लॉय अगर कोई परफॉर्म कर रहे हैं और उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से अगर किसी को फिजिकली हार्म हो जाती है, मेंटली हार्म हो जाती है, इमोशनली हार्म हो जाती है, फाइनेंशियली हार्म हो जाती है ना, तो ऐसे में तो वो जो पर्सन जिसने काम किया वो नहीं लायबल होगा, उसका मास्टर लायबल होगा, उसकी कंपनी लायबल होगी, उसके जो है प्रिंसिपल लायबल होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉय होते हैं वो कभी लायबल नहीं होते। विकेरियस लायबिलिटीज का शॉर्ट में इसीलिए ये डिफाइन किया गया क्योंकि ये जो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर अगर कोई एजेंट करता है तो एजेंट लेवल नहीं होता है, मास्टर लेवल होगा टू कंपनसेट समवन। जी बिल्कुल। राजीव जी, पर्सनल इंजरी मामलों में मुआवजा कैसे मांगा जाता है, कैसे मुआवजा तय होता है, इसको लेकर क्या कुछ पैमाने होते हैं, क्या कारक होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। मुआवजा देखिए छोटी सी आपको, जैसे कि केस भोपाल गैस का कांड है, वो भी पर्सनल इंजरी उसमें जो है तो मुआवजा की बात हुई थी और वो तो अभी है ही। बट एक आप इंश्योरेंस कवरेज की बात के लिए तो मुआवजा को, मान लिया अगर किसी की कोई एम्प्लॉय ने कोई काम करा है ना और वो इंस्टीट्यूशन कवर्ड है इसके कारण, क्योंकि इस तरह की चीज अगर होगी तो इंश्योरेंस कवर देगी। मान लिया कोई लॉस हो रही है, मशीन की लॉस हो रही है, मशीन जो है मेरा कवर्ड है इंश्योरेंस में, या और सारी चीजें जो हम काम करते हैं वो कवर्ड है और वो कवर्ड इंश्योरेंस के कारण क्या हो गया कि कभी किसी के कारण से वो हार्म हो गई किसी को, है ना, तो अब हार्म हो गई तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो कंपनसेट ऑल्दो ये इंश्योरेंस से कवर थी, वो सारी चीज आपकी कोई प्रोजेक्ट है, आपकी किसी तरह की वो इंश्योरेंस कवर थी, लेकिन उससे हार्म हुई है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। एक ये तरीका, इंश्योरेंस जब क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस का अपना एक सर्वेयर होता है ना, वो सर्वेयर आता है, वो सर्वे करता है कि इस इंश्योरेंस क्लेम इन्होंने जो करा वो इनको कितना फाइनेंशियली लॉस हुआ है ना, और वो सर्वे रिपोर्ट जो है वो सर्वे रिपोर्ट जमा करता है कि भाई इन्होंने जो क्लेम किया ये इतना का क्लेम किया। अगर हमने 50,000 का क्लेम किया और सर्वे में आया कि नहीं ये 25,000 का इसमें क्लेम बनता है तो 25,000 देगी, लेकिन अगर हम उससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं मेरा 50,000 का लॉस हो गया है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ चले जाएंगे। या सम टाइम क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी रिप्यूडिएट कर देती है उस चीज को, कहती है कि नहीं आपका तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, या लॉस अगर हुआ है तो वो आप इस इंश्योरेंस कवरेज के अंदर आपकी जो मानक थी उसको आपने पालन नहीं किया, इसलिए हम इंश्योरेंस कवरेज नहीं देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं, रिप्यूडिएट कर देती है क्लेम ऑफ द पर्सन। तो हम क्या करेंगे, हम उस क्लेम को कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे, वहाँ एस्टेब्लिश करेंगे कि हमने इंश्योरेंस लिया था इस प्रोजेक्ट में, इस मकान को बनाने की कि जो मकान को ऐसे से बनाएंगे और मैंने बनाया इसमें ये फॉल्ट हो गई, इसमें ये सारी चीजों, तो उसको कंपनसेट किया जाए। तो उसको फिर कोर्ट देखती है, कोर्ट उसको कंपनसेट करती है। तो एक तरह से ये क्लेम होती है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में क्लेम हो जाती है कि आदमी कोई डिसीज हो जाता है ना, या एक्सीडेंट हो गई है उसमें, उसको क्लेम हो जाती है। हार्म और भी तरह के हार्म होती है, कोई अनइंटेंशनल हार्म हो जाती है उसमें भी क्लेम होती है, बहुत सारी क्लेम होती है। क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसको डिटरमिन किया जाता है, डिटरमिन बहुत तरीके से किया जाता है जिसको कि आप कोर्ट में एस्टेब्लिश करते हैं। बिल्कुल। राजीव जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर बीमा कंपनी उचित निपटान करने से इनकार करती है तो फिर क्या कानूनी उपचार बचता है, क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं? बीमा कंपनी किसी क्लेम को रिप्यूडिएट कर देती है कि नहीं जी ये क्लेम नहीं बनता है ना, हाँ, तो बीमा कंपनी के रिप्यूडिएशन से वो क्लेम खत्म हो जाती है, ऐसी बात नहीं है ना। उस रिप्यूडिएशन को जो हम चैलेंज करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना, कि ये जो मैंने क्लेम किया था
ये क्लेम मैंने बीमा लिया था, मान लिया एक आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर एक आपने कवरेज ले लिया कि डिसऑनेस्ट वर्क से अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होगी तो बीमा कंपनी उसको फुलफिल करेगी। जी। एक बैंकिंग सिस्टम है, मान लिया बैंकिंग सिस्टम में बहुत लोग काम करते रहते हैं, उसमें एक कवरेज होती है कि डिसऑनेस्ट वर्क इंटेंशन से अगर कोई एम्प्लॉय कोई काम कर लिया और उससे अगर बैंक को फाइनेंशियली लॉस हो गई तो बैंक एक कवरेज लेके चलती है ना। तो बैंक उसको इंश्योरेंस कंपनी उसको जो है तो फुलफिल करती है, कंपनसेट करती है। मतलब मान लिया अगर वो क्लेम करती है और वो इंश्योरेंस कवरेज करता है इंश्योरेंस वाला, ठीक है, आपने आपकी विजिलेंसी नहीं थी, आप विजिलेंट नहीं थे, इसलिए ये फाइनेंशियल लॉस हो गई, है ना। तो हम इसको रिप्यूडिएट करते हैं, हम आपके क्लेम को नहीं मानेंगे, हमने तो क्लेम दिया था आपको, है ना, कि अगर डिसऑनेस्ट, लेकिन ये डिसऑनेस्टी इसलिए हुई कि आप प्रॉपर विजिलेंस नहीं थे, प्रॉपर चैनल में वर्क नहीं हुआ, तो वो हम रिप्यूडिएट करते। तब क्या करेंगे? तो आप क्या करते हैं कि आप इंश्योरेंस कवर लिए हैं और उस रिप्यूडिएशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी को आप चैलेंज करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ और प्रूव करते हैं कि मेरी कवरेज ये थी और इस कवरेज के अंदर हमको कंपनसेट करना था इंश्योरेंस कंपनी को और हम उस कवरेज में फॉल करते हैं तो हमको कंपनसेट किया जाता है और कंपनसेशन मिलती है। जी बिल्कुल राजीव जी, आपने तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि व्यक्तिगत चोट को लेकर किस तरह से बीमा कंपनी से हम जानकारी ले सकते हैं, कैसे कानूनी उपचार कर सकते हैं और क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।